आज हम लोग का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। अंतिम दिन में हमने ये बात की थी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कितने सारे वंश हुए, यानी जो सत्ता का केंद्र 1206 से 1526 तक था। इस क्रम में भारत में कौन कौन से शासक आए। चूंकि इनके सत्ता का केंद्र दिल्ली था, इसलिए इन सभी पीरियड को हम लोग दिल्ली सल्तनत का नाम देते हैं। यानी कि अब तक जो भारत को प्रतिनिधित्व देने वाला जो शासक थे वो अलग बैठते थे, यानी कि शुरुआत के दिनों में मगध दक्षिण भारत के भी राज्य थे। पाकिस्तान जो है वर्तमान का, वहाँ भी लाहौर, इन सब जगहों पे भी राज्य थे। लेकिन अब मूलतः जो सत्ता का केंद्र है या इतिहास को क्रमशः जानने की प्रक्रिया है, हम लोग उसमें दिल्ली सल्तनत में पहुंचे हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 के बीच अलग अलग शासक हुए। इनकी शुरुआत कैसे हुई, पहले इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो व्यापारी हैं वो भारत में पहले भी आते रहे थे, जो मूलतः इस्लाम धर्म के थे। अर्थात भारत में अब तक सनातन धर्म के बाद और जैन और धार्मिक दृष्टिकोण से एक नया सोच इस्लाम धर्म, जिसे मोहम्मद पैगंबर ने बनाया था। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब उसके आगे उस सोच के लोग भारत में आ रहे हैं। जब हम इस पोर्शन को पढ़ते हैं तो भारत के कुछ बदलाव को पढ़ते हैं। इस पोर्शन से जो हमें मिलता है वो उस समय की शासन व्यवस्था से उत्पन्न स्थापत्य कला में बदलाव, लोक संस्कृति में बदलाव, शासन चलाने की व्यवस्था में बदलाव। जैसे प्राचीन भारत में हमने देखा कि शासन व्यवस्था में न्याय को लेकर वेद मार्गदर्शक का काम करते थे। वेद में अगर किसी चीज को पाप कहा गया, पुण्य कहा गया, अच्छा कहा गया, बुरा कहा गया, उस समय के राजे महाराजे उसके हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन ये जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक आए थे, यह मूलतः दो बातों को लेकर आगे चल रहे थे। एक तो इनकी शुरुआत ये थी कि ये आक्रमणकर्ता थे। वो एक आक्रमणकर्ता के रूप में भारत में दाखिल हुए थे, यानी कि ये भारत में एक लड़ाई जीतने के बाद यहाँ पर रह रहे थे और इनकी पृष्ठभूमि यही थी कि ये लड़ने के लिए ही जाने जाते थे। इनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था, ये लड़ने के लिए ही जाने जाते थे तो जाने जाते नहीं। आगे जाकर तो कुछ ऐसे भी सवाल बनते हैं कि ये शासक किस वंश से था या इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। नहीं, अब वो शासक जब यहाँ आते हैं आक्रमणकर्ता के रूप में, तो कितनी दफा ऐसा होता है जो उसका नेतृत्व करता है वो यहाँ से वापस चला जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है अपने किसी सेनापति को, अपने किसी सेनाध्यक्ष को। बदलाव के पीछे एक कारण है और वह कारण होता है कि कोई अथॉरिटी का कम हो जाना। कोई अथॉरिटी जब समझने नहीं लगता है, या अथॉरिटी मेरे कहने का मतलब है कि देखो, बहुत सही एग्जाम्पल दे रहे हैं। अंग्रेज भारत में कब आए या यूरोपियों का भारत में आगमन कब हुआ, तो तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए कि ये 1498 के बाद हुआ। लेकिन ये स्थापित कब हुए? 1853 के पहले। 1757 में पलासी की लड़ाई हुई, उसके बाद से इनकी शुरुआत होती है, जो सत्ता में सीधा दखल अंदाजी। तो सवाल ये है कि 1500 के आसपास यूरोपीय आना शुरू करते हैं और ये 1757 में क्यों शासक बनना शुरू करते हैं? इस बीच में क्यों? तो इस बीच में भारत पर एक मजबूत शासक था। आप जिस तरीके से अंग्रेजों का आना देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के शासकों को भी आना इसी दृष्टिकोण से देखें। यहाँ के जो परंपरागत शासक जहां तहां हैं, पाल वंश के हैं, मगध में थे, ये कमजोर हो चुके थे।
और ऐसे ही में मौका मिलता है उन लोगों को यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का। हम जब दिल्ली सल्तनत को पढ़ने जाएंगे तो दिल्ली सल्तनत के पढ़ने के पीछे हमारा दिमाग स्पष्ट रूप से यह सोचे कि यहाँ से हमें लेना क्या है। तो यहाँ से आपको लेना है इस सभी पीरियड में शासक कौन कौन हुए, इस पीरियड में उन शासकों के द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया गया, इन शासकों के द्वारा कहीं कोई शहर बसाया गया, इन शासकों की राजधानी कैसी थी, इन शासकों की कर प्रणाली कैसी थी, इन शासकों में विशेष क्या था। फिर इन शासकों के दौरान कुछ ऐसी चीजें बनाई गई जो आज भी मौजूद है नहीं। तो हमें एक एक करके सभी शासकों को समझना है। उनमें जो मैं पहला वंश बता रहा हूं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत 1206 में शुरू हुआ और 1526 तक चला, तो पहला जो है वो मामलुक सुल्तान कहलाए। मामलुक सुल्तान का एक अन्य नाम भी है, इनको पूरा का पूरा गुलाम वंश भी कहा जाता है। ये गुलाम वंश क्यों कहे जाते हैं? गुलाम मतलब तो समझते ही होंगे, स्लेव अंग्रेजी में कहा जाता है। स्लेव यानी कि ये ऐसे शासक थे जो किसी आक्रमणकर्ता के गुलाम थे और उसके साथ साथ भारत पर आए थे, और भारत पे आने के साथ इनमें इनके जो मुख्य शासक हैं वो लौट गए और उनको यहाँ पर छोड़ गए। लेकिन जो मुख्य शासक यहाँ से अपनी जगह पर लौटे वो दोबारा आए नहीं और इनके वंशज आगे शासन करते थे। यूं तो ये पीरियड 1206 से 1290 के बीच का है, लेकिन इसमें बहुत ऐसे शासक बने जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए यहाँ से क्या क्या सवाल बनता है, यही दृष्टिकोण एक प्रतियोगी परीक्षा में जाने से पहले किसी विद्यार्थी को बनानी चाहिए। इसका सबसे ज्यादा जबरदस्त आइडिया होता है क्वेश्चन बैंक। अगर मेरे पास अभी क्वेश्चन बैंक है नहीं, मैं तो मैं पहले सोचता या आपसे जानकारी रखता या बताता कि ये दिल्ली सल्तनत मामलुक वंश यूपीएससी एनडीए की परीक्षा में मामलुक वंश से क्या क्या सवाल पूछे। अप्रोच क्लियर रखना है, पढ़ते समय ये बात ख्याल रखना है कि हमें जीएस के साथ मैं पार्टिकुलर करता हूँ, एक पूरा का पूरा समुद्र है, लेकिन उसमें से कितना निकालना है ये आपको पता चल जाए तो रिजल्ट आ जाता है। नहीं तो जीएस पूरा पढ़ते रहिए 3-4 साल लग जाएगा पढ़ने नहीं। मामलुक सुल्तान 1206 से 1290 के बीच में हुए। इन्हें हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। इसका जो पहला शासक हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद दूसरा शासक हुआ इल्तुतमिश। फिर तीसरा है रजिया सुल्तान। उस समय इस्लाम के जो शासन है या इस्लाम में चलाने की जो एक शासन चलाने की प्रवृत्ति है, उसे एक अन्य नाम भी कह सकते हैं, हार्ड लाइनर या कट्टरपंथ। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोगों के शासन का आधार उनका धार्मिक दृष्टिकोण होता है, और उस धार्मिक दृष्टिकोण में समावेशी गुण थोड़े कम होते हैं। यानी कि वो अच्छे हैं, उनका धर्म अच्छा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो होल्ड करने वाले लोग हैं मूलतः, यानी कि ये शासक के माध्यम से हमारे पास ये धर्म की बातें जो आ रही हैं, शासक की बातें आ रही हैं, वो मूलतः लुटेरे थे। क्या हम इसे प्राकृतिक ऑर्डर मान लें कि मेरे पास 5,000 रुपए है और दूसरे आदमी के पास कुछ नहीं है, तो उसको अधिकार बनता है कि हमसे छीन ले? लेकिन ऐसा दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ हुआ। ऐसा दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ हुआ। ये सभी के सभी मूलतः कुछ उसी तरीके से बने हैं। रजिया सुल्तान यहाँ पर पहली दफा महिला शासक बनती है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक तो नहीं रह पाती है, 36 से 40, क्योंकि उसके जो मंत्रीगण हैं वही स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि उनका कोई शासक महिला कैसे हो सकता है। उनका कोई शासक महिला हो ही नहीं सकता।
और विद्रोह पर उतर जाते हैं। वो एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि उसे त्यागना पड़ता है। नहीं, अगला है मुइजुद्दीन बहराम शाह। रजिया सुल्तान को हटाने में उसका भाई भी मदद करता है, दरबारी भी। इस पूरे इतिहास में बहुत ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो हमें हिंट्स देती हैं कि एक शासक क्या करता है। जैसे अगर किसी का पतन चाहना है, किसी शासक का पतन चाहना है, ऊंचे वर्ग पर बैठे हुए लोगों का पतन चाहना है, तो पहले उसके इमेज को ध्वस्त करना चाहिए। इमेज को ध्वस्त करने का मतलब है उसकी समाज में जो एक्सेप्टेंस है उसको ध्वस्त करना चाहिए। रजिया सुल्तान कुछ तो खूबी होगी कि उसके पिता ने उसे सुल्तान का पद दिया, उसे शासक बनाया। वो खूबियां सामान्यतः महिलाओं में नहीं पाई जाती थी, जैसे युद्ध में भाग लेना, शासन में रुचि दिखाना, लेकिन उसने दिखाया। लेकिन जो उसके प्रतिद्वंदी थे, सबसे पहले रजिया सुल्तान का चरित्र हनन करते हैं, कैरेक्टर एसिनेशन। यह बताते हैं कि रजिया सुल्तान शासक के लायक नहीं है, फिट नहीं है। और उस समय महिलाएं हैं, महिलाओं का कद, रजिया सुल्तान का कद कुछ इतना ऊंचा नहीं था, कद मतलब शारीरिक, और पुरुष है चारों तरफ। तो कोई उनको घोड़े में बैठने में मदद कर दिया, बाकी देखो उसको मदद कर रहा है। और इस तरीके से रजिया सुल्तान का एक कैरेक्टर एसिनेशन हो जाता है। और फिर ये वास्तविकता नहीं है कि वो वास्तव में उतनी अच्छी नहीं थी या अच्छी थी, या उसका एक अलग मतलब शासन होता कैसे। जब भी मैं पढ़ता हूँ, इतिहास पढ़ता हूँ, तो वहां से एक सबक आता है कि अगर बदलाव हुआ तो क्यों हुआ। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास 5,000 रुपए है और मैं उसे होल्ड कर सकूं, तो जो भिखमंगे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो आप पर धावा बोलेंगे, लेकिन आपको अपनी अथॉरिटी बनानी है। उस 5,000 के रुपयों को अगर बरकरार रखना चाहते हैं अपने पॉकेट में, तो उतना गट्स बनाए कि कोई आपसे छीन ना सके। जितने भी शासक आए, जितने भी शासक, वो अगर पतन पे गए तो उनके पीछे कारण एक ही था, और वो पतन का मुख्य कारण था कि वो कमजोर हो गए। जो एक सत्ता को चलाने के लिए सैन्य कौशलता चाहिए, एक प्रशासक के गुण चाहिए, उनके पास नहीं थे। जब उनके पास ये गुण नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कभी भी विकसित कर ही नहीं सकते। नहीं? तो कुल मिलाकर यहां पर रजिया सुल्तान अपदस्थ कर दी जाती हैं, और ऐसे ही नहीं, उनकी हत्या होती है। इन सारे विवरण को मैं यहाँ बताऊंगा। उसके बाद बनते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह, 1240 से 42, 2 साल। अलाउद्दीन मसऊद शाह, 1242 से 46। फिर नसरुद्दीन महमूद, 1246 से 66। इनका कार्यकाल थोड़ा बेहतर होता है, बड़ा भी होता है। उसके बाद से गियासुद्दीन बलबन, 66 से 87। ये भी थोड़ा लगभग 19 साल रहते हैं। और फिर कैकुबाद या शमसुद्दीन चिमर्स, 1287 से 90। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का पहला मामलुक सुल्तान या गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 के बीच होते हैं। हम लोगों के पास फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स का मतलब है कि इनसे संबंधित जानकारियां, इसके पीछे के थॉट। जब भी मैं बात करूंगा तो 2 चीज पे बात करूंगा, एक है थॉट और दूसरा है फैक्ट। थॉट का मतलब मैं इससे सीखा क्या, समझा क्या, इसके बारे में चर्चा, और इस पर कितने सारे फैक्ट हैं। यानी कि रजिया सुल्तान कब बनी, तो 1236 में, ये फैक्ट है। अब मैं उससे जुड़े हुए जितने फैक्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ एक एक करके। जैसे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत सबसे पहले गुलाम वंश की, और इसकी स्थापना किसने किया? स्थापना जाहिर सी बात यही करेगा
पहला शासक है? नहीं। कुतुबुद्दीन। तो ये स्थापना कुतुबुद्दीन के वक्त नहीं किया। दूसरा, 40 साल के बाद सर उसका डेथ हो गया था क्या इनका? हाँ, इसके पीछे कारण है। ऐसे बहुत सारे शासक हुए, जैसे बाबर, बहुत ही सैनिक कुशल था, 1526 में आएगा, 1530 में मर जाता है। होता क्या है कि ये जो सत्ता का ट्रांसफर होता है, पहले की भांति, पहले में क्या होता, आज की भांति नहीं कि हाँ वोटिंग से तय किया जा रहा है कि कौन है। सत्ता का जो ट्रांसफर होता है, सत्ता के ट्रांसफर में ये लोग ख्याल रखते हैं लड़ाई में, ये लोग विश्वास करते हैं युद्ध में। तो युद्ध में तो परेशानियां होती हैं, योद्धा अपने घावों को गर्व के साथ दिखाते हैं, अच्छा मेरा देखो कान कट गया है, हम कितने अच्छे आदमी हैं है ना। तो परेशानियां थी। और बोलता और डीप में जाया जाए तो क्या एज फैक्टर था, कितनी उम्र में वो बना, ये सब ज्यादा डिटेल्स पता चलेगा, लेकिन रिसर्च नहीं कर रहा है, बस इतना जानिए कितना कितने पहुंचे थे। ये लोग मूलतः तुर्की थे। क्या थे? तुर्की, इस्लामी, इस्लाम के साथ रहने वाले लोग। ये जून 1206 में यहाँ पर शासक के रूप में बनता है और इसकी राजधानी होती है लाहौर। लाहौर जो अब वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। अब जरा सोचो, ये लाहौर क्यों? क्योंकि एक साधारण एग्जांपल मैं देता हूं। पटना में बहुत सारे लोग रहना चाहते हैं, बिहार के बहुत सारे लोग रहना चाहते हैं, लेकिन पटना में प्रवेश वो अपने शहर की तरफ से करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई गया से आएगा तो वो कहाँ रहना चाहेगा? पटना में कहाँ जमीन लेना चाहेगा? एक तो आधार हो सकता है कि कहीं काम करने जाता है उसके आसपास, एक दूसरा आधार ये होता है कि वो उसके घर के रूट में रहना चाहेगा। नहीं, अगर कोई आरा से आ रहा हो आदमी तो दीघा की तरफ नहीं रहेगा, वो चाहेगा कि दानापुर के आसपास नहीं रहे। नहीं, गंगा इस तरफ हाजीपुर की तरफ से कोई आएगा तो राजेंद्र नगर के आसपास रहना चाहेगा। अब वो फुलवारी शरीफ नहीं रहना चाहेगा। अब ये सब वहां से आ रहा है, उसके ऊपर लाहौर से ऊपर से, तो सोच रहा है लाहौर में ही रहते। खूबसूरत जगह है, बेहतर जगह है, राजधानी के गुण क्या होने चाहिए? यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं और ये सवाल आपको सोचने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तब इस विषय के साथ आप न्याय कर सकेंगे। मानविकी विषय, जितने भी ये सारे विषय होते हैं, उसके पीछे का एक ही थॉट प्रोसेस है और वो थॉट प्रोसेस ये है कि किसी घटनाक्रम पर सोचो, थोड़ा ठहरो। नहीं होता है जैसे कोई गाय खाना खा के उस पर जुगाली करती है तब उसका भोजन पचता है। आप पढ़िए और जुगाली करिए, सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, तब आप उस पर कुछ निर्णय बना पाएंगे। आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवार इतने रहते हैं, सीट कम रहती है, तो उनमें वैसे लोग आते हैं या वैसे लोगों के चयन की संभावना ज्यादा है जिसने किसी विषय को पढ़ने के बाद एक सोच बनाया है। यानी कि सिर्फ फैक्ट को जानना सफलता नहीं है, फैक्ट को समझ लेना ये ज्यादा जरूरी है। तो फैक्ट ये है कि ये लाहौर में राजधानी बनाते हैं, क्यों? क्योंकि जहां से आए हैं उसके आसपास से। और दूसरी बात, राजधानी कहां रही जा सकती है? उदाहरण के तौर पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम पूरे मध्यकालीन भारत को ना दो हिस्सों में पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत में ये भी आ रहे हैं, मुगल वंश में अकबर ने अपनी राजधानी बदली थी। अकबर ने अपनी राजधानी बदली थी, लेकिन उसको यह निर्णय भारी पड़ गया और उसने पुनः अपनी पूर्व राजधानी पर फिर से आ गए। ऐसा क्यों था? क्योंकि राजधानी मतलब राजा जहां रहे, जहां राजा रहे, पहला सुरक्षा, यानी ऐसी जगह पे रहो जहां सुरक्षा, जैसे मैंने कहा पाटलिपुत्र सुरक्षा का केंद्र था, नदियों से घिरा हुआ था। दूसरा, जनता जो उसके साथ साथ रहे, उसका भरपेट भोजन का व्यवस्था। कोई रेगिस्तान में राजा बन जाए, बोले नहीं यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं सकता, भैया खिलाओगे क्या?
पानी, उपजाऊ जमीन, आने जाने का रास्ता, हर मौसम में आज की भांति नहीं, आपकी सोच के दायरे को बढ़ाना है। अगर आप अपने अनुभव से कुछ चीजें सीख सकते हैं तो वो ज्यादा मजबूत होगा। उदाहरण के तौर पर, मुझे नहीं पता आप किस गांव से आते हैं, लेकिन क्या आपके गांव में बदलाव हुए हैं? जैसे मेरे गांव में बदलाव हुआ। मुझे पता नहीं था गांव में कि सड़कें जो हैं वो अलग अलग भांति की होती हैं, जबकि मुझे छठा सातवां क्लास में पढ़ाया गया था, मैं देख नहीं पाता था। सबसे पहले सड़कें जो होती हैं मिट्टी भरी होती हैं, नहीं, मिट्टी भरने के बाद उसमें ईंट का डाला जाता है, तीसरा उसमें ढलाई होता है, चौथा उसमें पीच होता है, छठा पीच के साथ नाला होता है, नहीं, सातवां पीच नाला साथ में ग्रीनरी, आठवां उसमें साइड में साइकिल चलने वाले के लिए अलग, गाड़ी से चलने वाले के लिए अलग, इतने वैरायटीज के डेवलपमेंट होते हैं। नहीं तो राजधानी वैसे ही पे हो जो हर मौसम में, अब जो मिट्टी भराई वाला रोड होगा वो हर मौसम में नहीं काम करता है। बारिश होगी, मुश्किल होगा जाना, गाड़ी नहीं जा पाए, नहीं, हर मौसम में रह सके। तो राजधानी के अंदर ये गुण होनी चाहिए कि वो आसानी से कोई पहुंच सके। लाहौर इन सब पे फिट था, इसीलिए लाहौर को वहां का राजधानी बनाया। उस समय उन्हें लगा कि लाहौर में ऐसा किया जा सकता है, और लाहौर ऐसा जगह था नहीं कि पहले से वहां पे लोग नहीं थे, पहले से शासक वहां पे नहीं रह रहे थे। लाहौर वो सारा सत्ता का केंद्र था, क्योंकि लाहौर जो हिस्सा है वो पंजाब का हिस्सा है। पंजाब एक पूरा अगर ले लिया जाए तो पंजाब का हिस्सा था, और पंजाब नदियों से, 5 नदियों से घिरा हुआ जगह, इसलिए पंजाब। तो वहां पर आसानी से सारी चीजें की जा सकती है। क्लियर है? तो लाहौर इनकी राजधानी, और बाद में ये दास थे लेकिन मुक्त हुए, शासक बने, मुक्त हुए, लेकिन इन्होंने अपने मालिक के प्रति वफादारी को नहीं त्यागा। इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश का ही नाम दिया। लेकिन शासक जो अक्सर होते थे वो ऐसा करते थे कि अपने नाम का सिक्का चलवाते थे, कुछ इस तरीके के कार्य करते थे कि लोग याद रख सके। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कभी नहीं किया। दूसरी बात, ये थोड़ा सा उदार प्रवृत्ति का था, और उस समय ये लाखों रुपए दान करता था, लाखों रुपए दान करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। और दूसरा, इसी के समय में दिल्ली में, देखिए वर्तमान में पहुंचिए, अभी भी दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन के नाम पर क्या है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, यस, कुतुब मीनार। सर मतलब अभी तक हाँ पूछिए। 1000 साल हो गया होगा ना? हाँ वही है, देख लीजिए। 1000 साल से अभी तक एकदम ऐसा बहुत सारे कलाकृतियां हैं, मतलब साल से उतना क्या उस समय मिनरल्स देख के बनाता। हाँ, ये तो एक थोड़ा सा सोचनीय बात है, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो उस समय बनी अभी तक। और इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात, कहा जाता है कि अगर कोई चांद पर जाए नहीं और वहां से पृथ्वी को देखे तो पृथ्वी पे क्या दिखाई देगा, तो कहा जाता है सिर्फ 2 चीज, एक हिमालय और दूसरा चीन की दीवार। चीन की दीवार जो थी ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। चीन एशिया में, जो भारत में आर्य आए, एशिया में आर्यों के पहले जो चीन का इलाका है उसमें आक्रमणकर्ता, जैसे हुनों का सामना गुप्त वंश में हुआ था, उनसे बचने के लिए चीन के लोगों ने आसपास एक घेराबंदी बनाया था, जो चीन का दीवार था, उन आक्रमणकर्ताओं से बचने के लिए। आज भी है, और ये कब? तकरीबन 1500 साल पहले
1500 वर्ष पहले। तो मुद्दा ऐसा है कि प्राकृतिक मजबूती इसका आधार हो सकता है। अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे भवन जो बनाए गए उनमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। कहा जाता है कि उड़द का दाल इस्तेमाल करते थे एडहेसिव के रूप में, खली चूना का इस्तेमाल करते थे मजबूती के लिए, है ना। तो हाँ, तो इसका मैंने कहा कि एक कुतुब मीनार नहीं, कुतुब मीनार। दूसरा, लाख बख्श दान कर रहा है, इसीलिए ये धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। अच्छा, धर्म में विश्वास किसको होता है? एक रोचक कहानी से मैं आपको जोड़कर बताता हूँ। मेरे एक भाई हैं, दोस्त नुमा भाई हैं, मतलब होते हैं कि साल भर आगे पीछे हैं तो दोस्ती जैसा ही है। मैं उनके साथ आ रहा था तो मैंने देखा कि एक दूर एक मंदिर है। मैंने कहा ये तो मंदिर बहुत लगता है कुछ खास है, तभी तो एकदम बीच में बना हुआ है, कोई आने जाने का नहीं, फिर भी मंदिर ठीक ठाक है। तो बोला नहीं कुछ खास नहीं है। बोले क्यों खास नहीं है भाई? बोले कितना प्रार्थना किए थे कि मैट्रिक का अच्छा नंबर आ जाए, नहीं आया। उसको विश्वास नहीं है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को धर्म में खूब विश्वास है। क्यों? क्योंकि ये क्या था मूलतः? गुलाम। क्या था? गुलाम मिल के बन क्या गया? शासक। नहीं, तो जब शासक बना तो ये भगवान को शुक्रिया क्या कि जो है वो आप ही की वजह से मुझे है। तो तुम सामान्य मनोविज्ञान भी समझ लेना, जिसको भाग्य से कुछ मिल जाए वो धार्मिक होगा, उसको मानना पड़ेगा कि ठीक है। ऐसा सामान्य है। लेकिन धर्म जब बहुत धार्मिक होंगे तो किसी चीज की पाने की इच्छा नहीं होगी, सब कुछ बेकार लगेगा, सब कुछ मामूली लगेगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी मैं यहां कह रहा हूं, ठीक है, तो ये धार्मिक है। और सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुब मीनार अपने नाम पे नहीं, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया गया था। बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया था, यानी कि ये पूरा नहीं करवा पाया था, देहांत हो गया था। ठीक है, फिर उसने दिल्ली में कुवाल उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। इल्तुतमिश इसका बेटा था या फिर ये था? हाँ, बेटा। ठीक है। रजिया सुल्तान कौन थी? फिर उसकी बेटी थी। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का? इल्तुतमिश का। अच्छा, ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, वो यानी कि धर्म से जुड़ा हुआ बात अभी भी पीछा नहीं कर सकता है। तो धर्म अभी भी सत्ता के साथ ही चल रहा है। जैसे पहले शिव मंदिर का निर्माण नहीं, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे मस्जिद बन रही है। शासक बदल गए हैं तो अपने लिहाज से काम कर रहे हैं। 1210 में पोलो खेलते हुए, पोलो घोड़ा के साथ खेला जाता है। हाँ। पोलो खेलते हुए ये गिर जाता है और उसका देहांत हो जाता है। उसके बाद लाहौर पर आराम शाह इसके जो फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि राजा है और उसके साथ जो फॉलोअर्स हैं, आराम शाह बैठता है। आराम शाह इसका पुत्र है ना। लेकिन
ये अपने पिता की भांति नहीं रहता है और ये अपदस्थ कर देता है और इल्तुतमिश शासक बन जाता है। ठीक है। रक्त का संबंध इल्तुतमिश का नहीं है। सत्ता आसानी से तो होता नहीं है। जैसे कि आप आधुनिक भारत में जाएंगे, मैं चीजों को थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी। तो नेहरू ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मैसेज शास्त्री के पक्ष में दिया था। गांधी की विचारधारा को आगे कौन ले जाएगा? राजनीतिक विरासत रक्त संबंध से नहीं चलता है। राजनीतिक विरासत कहीं ना कहीं सोच से चलता है। इतिहासकारों ने कहा कि गांधी के मानस पुत्र थे नेहरू। उनके 4 पुत्र थे गांधी जी के, लेकिन मानस पुत्र कहा गया नेहरू को, क्योंकि गांधी जी जो कार्य कर रहे थे उसका फॉरवर्ड कौन कर रहा था? नेहरू कर रहे थे। इसीलिए नेहरू को उन्होंने आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री के रूप में। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र इल्तुतमिश नहीं है, लेकिन वो पद को होल्ड कर सकता था। इसका पुत्र आरामशाह है, लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाया। अब समझ में आया? यस सर। इल्तुतमिश शासक बनता है 1211 से 1236 के बीच में। अगर नहीं रहता तो अपने जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कार्य किया गया है उसको फॉरवर्ड नहीं करता। जैसे कि कुतुब मीनार बन रहा था, पूरा करवाया, तोड़ा नहीं, नाम नहीं मिटाया। कुतुब मीनार का नाम इल्तुतमिश मीनार नहीं रख दिया। कर सकता था। यस सर। आज की सरकारें क्या करती हैं? अगर कोई योजना कांग्रेस चलाई है और वो सत्ता से बाहर चली गई, बीजेपी आएगी, उस योजना को बंद कर देगी या नाम बदल देगी। नहीं, इल्तुतमिश इल्तुतमिश इसके बाद शासक बनता है और यहां से दिल्ली राजधानी बन जाती है। यहां से दिल्ली राजधानी बन जाती है। मैंने कहा कि जो भी शासक बन रहे हैं उसकी खासियत क्या? तो इसकी खासियत थी कि इसने मिनिस्ट्री पे काम किया। 40 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया। 40 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया जिसे कहा तुर्काने चिहलगानी। इफेक्ट्स हैं, आप किताब में देखेंगे। और उसके माध्यम से ये लोग शासन करते थे। इसने इकता व्यवस्था शुरू किया। इकता व्यवस्था, और इकता मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे कि आज भारत है, भारत के अंतर्गत बहुत सारे राज्य हैं, तो अपने शासन के अंदर छोटे छोटे यूनिट बनाए, या इसके देश के अंदर छोटा छोटा राज्य, सूबा, जिसे इकता कहते हैं। तो इस शासक के अंदर सबसे पहले क्या आया कि शासन ज्यादा अच्छे से हो सके तो स्मॉल यूनिट्स में बांटो। आज अगर कोई डिमांड करता है कि एक जिला हो जाना चाहिए मेरा, उसका आधार क्या बोलता है कि पॉपुलेशन बढ़ गया है, यह जगह जो हो गया है उस जगह को अब हमें ढंग से करना चाहिए, नहीं तो जिला बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ चंपारण था। चंपारण यानी कि आप अगर मुजफ्फरपुर की तरफ से जाएंगे तो मेहसी से शुरुआत होगा और वहां से आपका बस, आपकी अपनी गाड़ी 6-7 घंटे चलेगी, 7 घंटे, तब जाके चंपारण खत्म होगा। अब ये बात बताइए कि इतने बड़े जगह को कैसे कवर किया जा सकता था? तो 1975 में उसे बाइफर्केट करके पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण बनाया गया। फिर अब पूर्वी चंपारण का हिस्सा और पश्चिमी चंपारण के हिस्से में अंतर यही है कि पश्चिमी चंपारण फिर बड़ा है। उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, मतलब बेतिया से चंपारण के दूसरी तरफ जाने में 3 से 4 घंटे भी लगते हैं। तो फिर बगहा एक जगह है, उस बगहा को फिर से बाइफर्केट करने की बात चल रही है। ये शासन व्यवस्था को मतलब सुचारू रूप से पहुंचा जाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
दिल्ली में यह जाने के बाद इसने एकता व्यवस्था स्थापित की, मंत्रिमंडल 40 दस्ते का, तुर्गानी चहलगानी कहा गया इसे। और उसके बाद इसने सेना पर काम किया, मंत्रिमंडल, राज्य व्यवस्था और फिर सेना, इस पे काम किया। आज भी है हौजे खास, हौजे खास का नाम अभी भी आप सुनते होंगे, इसने ही बनवाया था। वो ईदगाह था, है ना। इसके समय में जो बाहर से लोग आए, मैंने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यानी कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत के पहले बताया था कि मध्यकालीन भारत के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो बहुत सारे साहित्यिक कृतियों से मिलती है। उस समय जो लोग बनाए हैं, कुछ जैसे 2.5 दिन का जोपड़ा अजमेर शरीफ में, या फिर ये कुतुब मीनार, ये सब जो साक्ष्य हैं उनसे हमको मिलती है। और यात्री, तो इसके समय में मिन्हाज उस सिराज आए थे या थे दरबारी लेखक, मिन्हाज उस सिराज दरबारी लेखक थे। इनकी किताब थी तबकाते नासिरी, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। 1236 में ये बीमार पड़ गया और उसमें मृत्यु हो गई, यानी कि इसका देहांत एक तरीके से प्राकृतिक रूप से ही हुआ। बीमार पड़ना, देहांत होना तो एक प्राकृतिक, है ना, ठीक है। और उसके बाद शाह तुर्कान बैठता है और फिर रजिया सुल्तान इस पे बैठती है।